अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। प्रोग्राम रॉयल स्पेशल के साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं कैपिटल डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर जनाब हमजा शफकात साहब। आइए जनाब हमजा शफकात साहब से पूछते हैं कि इस्लामाबाद के असल मसाइल क्या है और ज़िली इंतजाम इन मसाइल को हल करने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है। जनाब हमजा शफकात साहब, रॉयल न्यूज़ को वक्त देने का शुक्रिया। आलमी वबा कोरोना के से बात का आगाज़ करता हूँ। सर, आप बताएंगे कि कोरोना के हवाले से इस्लामाबाद ज़िली इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है। देखिए, कोरोना के ऊपर हमारा पहले दिन से यही स्ट्रैटेजी रही है, जो कि 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। पहली तो ये थी कि हम इस्लामाबाद के लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये क्या बीमारी है, इसके सच इसमें क्या है, हक़ाइक़ इसमें क्या हैं, इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है, और ये हमारा पहला था। दूसरा था हमारा इसकी प्रिवेंशन के ऊपर जो हमने काम किया। इसकी प्रिवेंशन के ऊपर हमने SOPs का जो नफाज है वो बड़ा ज़रूरी किया, को लॉकडाउन किया। चक शहजाद का एरिया था, शहजाद टाउन, उसको लॉकडाउन किया, बाराकहो में किया। उसके अलावा हमने ये तो हो गए हमारे प्रिवेंशन के। फिर हमने ट्रीटमेंट के, जिनको पॉजिटिव हो जाता है उन तक हम पहुँचें, उसके ऊपर हमने 28 टीमें बनाई जो घर घर जाके सैंपल्स लेती रहीं, टेस्ट करती रहीं, और हमने उनका पता चलता रहा कि ये डिज़ीज़ कहाँ कहाँ ग्रो कर रही है। उसके बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही थी उनको इस्लामाबाद में आने से रोका, उनको क्वारंटीन किया, उन चल रही। सर, स्टार्ट में जो है कोरोना का आपने जिस तरह इंतजाम किए और पूरे जो है इस्लामाबाद की आवाम के साथ भी और इंतजामिया के साथ मिलकर जो आपका वर्क था बहुत अच्छा था, तो उस दौरान केस बहुत कम थे। तो इस्लामाबाद में इतने सख्त इंतजाम होने के बावजूद अभी तक जो केस है बहुत ज़्यादा हो गए, इसकी क्या वजह है? देखिए, इस्लामाबाद में सख्त इंतज़ामात तो इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए तो थे, लेकिन आप देखें कि पहले दिन से इस्लामाबाद में फेडरल सेक्रेटेरिएट चलती रही। फेडरल सेक्रेटेरिएट में डेली लाख बंदा आता है, वो रावलपिंडी से बंदा आता है। तो अब रावलपिंडी से अगर लोग अपनी टू एंड फ्रो मूवमेंट रखेंगे तो बाकी हम इस्लामाबाद में जो भी करते रहें वो फैलना ही था। दूसरा, ईद तक अगर आप देखें तो हमारा ग्राफ नीचे रहा, हमारे 100-150 केसेस आते रहे। ईद के बाद जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली और वो हमारी मजबूरी थी खोलना, इंडस्ट्री खोली, तमाम ऑफिस खुल गए, तमाम प्राइवेट, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली उसके बाद ये फैलना ही फैलना था। देखें, ये डिज़ीज़ को फैलना ही है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसको डिले किया जा सकता है, इसके कर्व को फ्लैटन किया जा सकता है, डिज़ीज़ ने फैलना ही है। ये हो नहीं सकता कि हम, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, हम कोई न्यूजीलैंड नहीं है कि हम दुनिया से सिर्फ हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ के ज़रिए आए। हमारा तो नॉन स्टॉप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको पता है, ज़ायरीन इधर आए, तबलीगी जमात वाले आए, हज करने वाले आए। हमारे 50,000 लोग दुबई में फंसे हुए थे, उन्होंने आना ही आना था। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम इस्लामाबाद और पाकिस्तान को बंद करके रखने, लोगों ने आना था, डिज़ीज़ ने फैलना है। अब असल चीज़ बचने की यही है कि अगर डिज़ीज़ तो फैलेगी, उससे आपने और मैंने कैसे बचना है। उसका एक ही तरीका है कि हम लोगों से 6 फुट के फासले पर रहें, मास्क पहन के रखें, हमा वक्त सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, क्राउडेड जगहों पे मत जाएं, तो आप बचे रहेंगे। चाहे ऑफिस खुले हों, चाहे सब खुले हों। अगर आप ये SOPs को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको डिज़ीज़ होगी। सर, आप समझते हैं कि कोरोना के फैलाव के लिए एक ताजर जो बरादरी थी उनको आपका साथ देना चाहिए था, SOP अमल करना चाहिए था। मार्केटों में जो है उनको जो मास्क और जो सैनिटाइजर वगैरह लगाने चाहिए, उन्होंने आपके साथ कितना साथ दिया? देखें, ताजर बरादरी ने शुरू में हमारे साथ दिया, लेकिन आप पहले तो आप देखें कि एक F6 में किसी की दुकान है और उसका 3 लाख का किराया है। उसको जब हमने 2 महीने बंद किया तो 2 महीने बंद करने के बाद हमारे पास ऐसा भी केस आया जिसमें बंदे ने खुदकुशी करने की कोशिश की कि मुझे मेरी दुकान नहीं खोलने दी जा रही, उसकी माँ कैंसर की मरीज़ है, वो किराया भी उसको 6 लाख देना पड़ा है, कमा भी कुछ नहीं रहा। तो ये इसलिए वो उनकी भी मजबूरियाँ थी, वो हम समझते हैं। ताजरों को हम बंद नहीं कर सकते। जिस तरह आपका काम चल रहा है, सरकार का काम चल रहा है, तो ताजरों का भी इस तरह ही काम है, उन्होंने भी चलाना था। हाँ, जहाँ तक ये है कि कुछ इनमें से लोग थे, काली भेड़ें जिनके हम कह सकते हैं, जिन्होंने चीज़ें महंगी बेची, उसके ऊपर हमने एक्शन किया। हमने रमज़ान के अंदर भी बड़ा मैसिव एक्शन किया, तकरीबन 1 करोड़ तक के हमने जुर्माने किए हैं पिछले इस 2-3 महीने में कोरोना के ज़माने में, और वो हम करते रहेंगे। जहाँ तक SOPs की वायलेशन है, उसमें ज़्यादा कसूर आवाम का ज़्यादा है, ताजरों का कम है। ताजर तो एक दुकान का बंदा है, उसके अपने 4 बंदे हैं, वो उनको मास्क पहना देता है। लेकिन जो पब्लिक आ रही है, अगर वो बगैर मास्क है, ये तो कोई दुकानदार उसको रोक नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है उनके लिए। तो ये अवेयरनेस पब्लिक के अंदर आनी चाहिए। फिर अगर दुकान पब्लिक आ रही है और वो दुकान के अंदर घुस गई है 10-12 बंदे, तो वो उसके पास कोई पुलिस नहीं है एक दुकानदार बेचारे के पास कि वो लोगों से लड़े या मारे और मारपीट का सीन करे। तो ये हमें, आपको, हर किसी को एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी खुद ये अवेयरनेस करनी है, खुद उस पर काम करना है। हम उस पर जुर्माने भी करते रहेंगे, अवेयरनेस भी करते रहेंगे, ताजर भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे। लेकिन जब मिनहसुल कौम और पूरी आवाम बिल्कुल
टोटल होकर ये काम नहीं करेगी तो फिर इस मसले से लड़ा नहीं जा सकता। अरे सर, मास्क पहनने का लाजमी करार देना और ना पहनने की सूरत में जुर्माना अदा करने के बाद को आप कैसे देखते हैं? इसको किस हद तक फायदा हुआ है इससे? मैं समझता हूँ इसके ऊपर 50 से 60% फ़ायदा हुआ है हमारे ऊपर। और अगर इसमें भी मास्क अगर सही तरह से पहन लें लोग और तमाम लोग पहन लें तो फिर हमें 90% फ़ायदा है इसका। और ये मैं नहीं, एक्सपर्ट्स कहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीमारी फैलने से बचाव के लिए अगर आप अपने ड्रॉपलेट्स मास्क से रोक लें, जो बीमार आदमी है, तो 90% चांस है कि अगले तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम सब ने पहना हो और जिसके अंदर वायरस है वो ना पहने तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई पहनना शुरू कर दे। इसीलिए हम लॉकडाउन्स भी कर रहे हैं, जगह जगह SOPs को भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उम्मीद है इसमें आवाम साथ देगी। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, ज़रूर अल्लाह ताला अपना करम करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा, हम अपने टारगेट से अचीव करेंगे। अच्छा सर, एक और भी जो वीडियो वायरल हो रही है कुछ अरसे से, बल्कि अवाम की शिकायत है कि कोरोना का जो मरीज जाता है जिसको कोरोना नहीं भी होता, ये बड़ा पूरा पाकिस्तान में ये एक अफवाह गर्दशकारी है कि उनको अगर कोरोना नहीं भी है तो उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो वहीं। इसमें जो है इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? देखें, ये तो एक इंतहाई जाहिलाना सोच है और ये बस बड़े अफसोस की बात है। ये तो वही बात है कि जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो इस्लाम पाकिस्तान में नारे लगे कि जो ये बिलीव करेगा कि जो चांद पे पहुंच गया उसका निकाह फस्क हो जाएगा। मतलब इतनी जाहिलियत और कम इल्मी पे तो बस इंसान अफसोस ही कर सकता है। और इसके लिए फिर हमने इसीलिए उलमा को ऑन बोर्ड किया, मसाजिद में ऐलानात करवाए। और आप हैरान होंगे, इस्लामाबाद के अंदर जो मसाजिद हैं उनके अंदर सबसे बेहतरीन SOPs हुई। इतनी हमारे मरकज़ में नहीं होती, इतनी सरकारी दफ्तर में SOP फॉलो नहीं होती जितनी अब मसाजिद में हो रही है। सवाए जुमे के टाइम पर जब पीछे लोग ज़बरदस्ती आके खड़े हो जाएं तो वो एक अलग बात है, वरना बाय एंड लार्ज लोग मसाजिद में बहुत SOP फॉलो कर रहे हैं। और इसी वजह से शुरू में हमने एक्शंस लिए, उसके बाद अभी तक किसी मस्जिद में हमें शिकायत भी नहीं आई और केस भी वहाँ से नहीं फैला। तो उनको हमने इन्वॉल्व किया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। देखें, फॉल्स पॉजिटिव आ भी सकता है, एक जहाँ तक है जिसकी वजह से ये बात आई है कि अगर 100 बंदे टेस्ट कराएं तो उनमें से 4, 5, इवन 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, जिसमें टेस्ट का सैंपल जब ले रहे होते हैं अगर उसमें ज़रा सी भी गलती हो जाए तो आपका पॉजिटिव आ सकता है, हालांकि आप नेगेटिव होंगे। पर वो सिर्फ 10% लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जिनको सिम्टम्स नहीं है वो अपना टेस्ट ना कराएं, वो अपने आप को आइसोलेट रखें। अगर आपको सिम्टम्स भी हैं और आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आया तो ये 100% चांस है कि आपको कोरोना है, फिर इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। और ये जो झूठी बात है कि टीका लगा के हो जाता है, ये बहुत बड़ी मिथ है और मैं इसको पूरी तरह से इसको डिनाई करता हूँ। और मैं खुद हूँ, मेरी फैमिली है, मैं खुद पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मेरे साथ पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, मेरे सामने लोग फौत हो रहे हैं। मेरा बैचमेट है वो अभी वेंटिलेटर पे जा रहा है, हमारा वैक्सीनेटर है जो जिसकी डेथ हो गई हुई है, तो उसको किसी ने टीका तो नहीं लगाया, वो तो हमारे हेल्थ का बंदा था, वो तो खुद दूसरों के चेकअप कर रहा था। तो ये बिल्कुल झूठ है और मैं बड़ा अफसोस इस पे कैद करता हूँ। जब ये कोरोना की वबा शुरू हुई उस वक्त जो हमारी आवाम ने इसको थोड़ा सा इजी लिया कि ये कुछ भी नहीं होता। अब जिस तरह ये फैल रहा है तो क्या इसको आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या इसे कंट्रोल करने में कोई आप मैसेज, अवेयरनेस मैसेज को क्या नहीं, अवेयरनेस तो हम कर रहे हैं, लॉकडाउन भी हम करेंगे। लॉकडाउन अब हम करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है कि एक तो लॉकडाउन है कि आंखें बंद करके शहर बंद कर दें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका बेस्ट ये है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, यानी कि लॉकडाउन करते वक्त कोई ना कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, कोई डाटा गैदरिंग करें, उसके बेसिस पे आप लॉकडाउन करें। जैसे फॉर एग्जांपल तुमैर है हमारा, एक यूनियन काउंसिल तुमैर है, उसमें 3 केस हैं, टोटल 3 केस हैं पिछले 4 महीने में, और वो भी क्योर कर गए। अब उसको बिला वजह लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड G9 के अंदर 400 केस हैं, अगर हम उसको लॉकडाउन नहीं करेंगे तो हम बाकियों के साथ भी जुल्म करेंगे। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर अब हम चलेंगे। अब हम G9 को भी कर रहे हैं, आज इंशाल्लाह I8 का भी नोटिफिकेशन होगा, I10 को भी हम करेंगे, इवेंचुअली G7 है, G8 है। जैसे जैसे बीमारी जहाँ जहाँ फैलेगी वहाँ पे हम लॉकडाउन करेंगे, ताकि वहाँ पे हम सर्वेलेंस भी कर सकें, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजॉल्व भी मिल सके और लोग बेहतरी की तरफ आएँ। सर, एक और बड़ी वजह जो है यहाँ जो इस वबा का, तो आप इसको हमारे जो नाजरीन को ये बताएं कि इसको जो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और जो लोग हैं वो घर पर रहें, जो आम जो जिस तरह आपने पहले जब स्टार्ट में जो तो अभी जो हमारी आवाम का आपको जब आपने लॉकडाउन खोला इस्लामाबाद पिंडी में तो आवाम ऐसे मार्केट में गई कि कुछ है ही नहीं, वो उससे मजीद केस बढ़े। तो इसके पे आप क्या कहते हैं? बस देखिए, ये तो ईद के ऊपर बहुत बड़ा ताजरों ने भी बड़ा प्रेस किया, अवाम ने भी प्रेस किया, लोगों ने भी, उलमा ने भी कहा कि जी अगर ईद की नमाज नहीं होगी और लोग नहीं आएंगे और अब शॉपिंग नहीं होगी तो इकॉनमी नहीं चल सकेगी। उसमें कुछ हद तक बातें सही भी थी, लेकिन लोग आए और उसके आने की वजह से आज हम नुकसान भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 80 डेथ्स हो चुकी हुई हैं।
तो ये 80 डेथ्स में से अगर आप देखें तो इसमें से 90% डेथ्स हमारी ईद के बाद हुई हैं। ईद से पहले हमारी डेथ्स नहीं थी इतनी, 15-16 थी। तो ईद के बाद डेथ रेट जो बढ़ा है और ये 70 लोग जो फौत हुए हैं, तो जाहिर बात है इसका जिम्मेदारी हमारे पे भी आती है और उन लोगों पे भी आती है जिन्होंने SOPs की वायलेशन की। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये अब बीमारी का सख्त टाइम आ रहा है, हम एंटर हो चुके हैं उस फीज़ में जिसमें ये पीक पे जाएगी जून के महीने में, जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, और सितंबर में ये नीचे आना शुरू होगी। तो अगले 3 महीने में डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होंगी, अगले 3 महीने में बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी। और इसमें यही है कि जो अपने आप को बचा सकता है, हम भी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बचाने की, लोग भी अपनी पूरी कोशिश करें। अच्छा, ये भी सर सवाल पैदा होता है कि जिस तरह पूरी दुनिया में, इटली में सुना कि हमने बहुत मौत हुई, उनकी निस्बत हम पाकिस्तान में ये कम है। अगर अभी कंट्रोल हो जाए तो ये बेहतर है, अगर ना हुई तो फिर ये हो सकता है कि आप उनसे भी क्रॉस कर सकते हैं, क्या इसे मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस्लामाबाद अगर पाकिस्तान में जो रेट है अभी वो 1% है, 1 से 2% है हमारा, यानी कि अगर 100 बंदे को हुआ है तो 100 में से 1 या 2 बंदे की डेथ होती है। बाकी दुनिया में ये रेट जो है वो 5.5% तक भी गया है, 9% तक भी गया है कि 100 में से 9 लोग भी हैं। अभी तक हमारा अल्लाह का शुक्र है रेट कम है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने पहले लॉकडाउन कर दिया, हमने पहले से बड़ी तैयारी की हुई थी, इस वजह से ये रेट स्लो रहा है शुरू में। लेकिन ऑब्वियसली इसका पता तो तब चलेगा कि हमारा रेट क्या है जब ये हमारे क्रॉस करेंगे अगले महीने के अंदर। अगर लोग नहीं मिलते रहे और ये फैलता रहा और ये लाखों में चला गया तो फिर तो डेथ्स जो है हमारी हज़ारों में होंगी। अच्छा, एक जो है और भी सवाल पैदा होता है कि जैसे फंडिंग दी गई 12,000 रुपये पर फैमिली को दिया गया, तो उनकी बहुत सी शिकायत हैं कि जो हकदार थे उनको नहीं मिला, तो इसमें क्या है? अवाम का ये बिल्कुल गलत है। देखें, इसका जो डाटा है कलेक्शन किया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने की, और उस प्रोग्राम ने डाटा लेके नादरा को दिया और नादरा ने फिर PTA को दिया और फिर स्टेट बैंक को भी दिया। यानी कि जो भी एक नंबर आता है हमारे पास, शनाख्ती कार्ड, एक बंदा कहता है, आप कहते हैं कि जी मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे 12,000 देने चाहिए, तो पूरा जो नादरा वाले हैं वो चेक करते हैं कि यार इसके रिश्तेदार क्या क्या करते हैं। अगर उन्हें पता चले कि यार एक जो है वो टैक्स जो है वो 10 लाख रुपये सालाना टैक्स दे रहा है और ये उसका छोटा भाई है, तो उसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो उसका नाम कट जाता है। इसी तरह उसका बैंक में डाटा जाता है, पता चलता है इसके चाचे मामे, इसके रिश्तेदारों में से किसी के बैंक अकाउंट्स हैं, तो ऑब्वियसली जिसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स हैं या वो खुद उसके बेटे का बैंक अकाउंट है, तो उसका मतलब है कि वो डिज़र्व नहीं करता। इस तरह उसका फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया जाता है PTA से। वो सारा चेक करने के बाद इस्लामाबाद में 70,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनमें से 31,000 लोग सेलेक्ट हुए, उनको 12,000 दिया गया। हो सकता है इसमें से कहीं जेन्युइन भी रह गए हों, लेकिन जिनको मिला है वो तो 100% गरीब लोग हैं। तो बाकी स्टेट जो है वो इतना ही कर सकती है जितना वो कर रही है। जितने पाकिस्तान में टैक्स देखें, ये तो अवाम के टैक्स से ही पैसा जाना है। जितना अवाम टैक्स दे रही है, पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो जितना टैक्स आ रहा है उसी के लिहाज से पेमेंट की जा सकती है। अगर सारा पैसा ज़कात या इसमें लगा दिया जाएगा तो वो लोग भी काम करने को तैयार नहीं होंगे, जिस पे ये थ्योरी भी है कि अगर आप लोगों को भीख मांगने पे लगा देंगे तो वो भीख ही मांगते रहेंगे। तो इसलिए लोगों को फिर इस पे भी नहीं लगाना, उनको काम पे भी मजबूर भी करना है, कन्विंस भी करना है, तो ये साथ साथ चलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो ताजिर बरादरी है उनका ये कहना था कि हमें भी फंडिंग दीजिए क्योंकि हमारी जो कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है इस कोरोना की वजह से। उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा मामला है? देखें, ताजिर बरादरी अगर कर रही है तो मीडिया बरादरी भी उतना ही कर रही है और वकील बरादरी भी उतना ही कर रहे हैं, और सरकारी मुलाजम को कौन सा महल मिल गए वो भी भुगत रहे हैं। तो ये जब इकॉनमी ख़राब होती है तो पूरा मुल्क जो है और हर कैटेगरी और हर किस्म के लोग जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसका तरीका ये नहीं है कि आप एक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट दे दें कि ये ताजर है तो चलो इनको टैक्स में छूट दे दें, नहीं, ये गलत है। आपने ऐसा काम करना है जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो, और वो उस पूरे मुल्क का ये फ़ायदा है कि एक तो गरीब तरीन क्लासेस को आप सोशल सिक्योरिटी दें, जो कि हमने बिस पे प्रोग्राम से दी है, और बाकी यह है कि ताजरों को अगर नुकसान हो रहा है तो इसलिए तो उनको ट्रेड अलाउ भी किया गया और लॉकडाउन भी खोला गया, वो ताजरों की वजह से खोला गया ताकि उनकी और इंडस्ट्री चलती रही। तो अब बाकी ये कि सब लोगों को रिलीफ तभी मिलेगा जब इकॉनमी एज अ होल ग्रो करेगी, इसमें नौकरियां ज़्यादा होंगी, तनख्वाहें ज़्यादा बढ़ेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर सिर्फ हम बार बार करते रहेंगे कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस को कर दें या सिविल सर्वेंट्स को कर दें या सिर्फ पुलिस को पैसे दे दें या सिर्फ एक इदारे को पैसे दे दें, तो उसका मुल्क में नुकसान होता है। जी सर, अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू ये स्टार्ट करें।